नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को शुरू करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जो साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सत्र को प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप 5 अक्टूबर 2022 यानी कल रात 8 बजे आप देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक नृत्य और उद्गम राज्य: लंबाडी राजस्थान, गरबा गुजरात, लाहो त्रिपुरा की ढोल चोलम आंध्र प्रदेश। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन कि इनमें से कोई भी नहीं। लोक नृत्यों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं लंबाडी नृत्य की, तो लंबाडी नृत्य बंजारा जनजाति का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के अनूपू गांव से हुई है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं गरबा नृत्य की, तो गरबा नृत्य का एक ऐसा रूप है जो गुजरात राज्य में उत्पन्न होते देखा जा सकता है। गरबा का नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। यह पारंपरिक गरबा नृत्य केंद्रीय रूप से जलाए गए दीपक या देवी शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के आसपास किया जाता है। परंपरागत रूप से इसे 9 दिवसीय भारतीय त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं लाहो नृत्य की, तो लाहो नृत्य के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है जो बहदी एन खलम त्योहार के दौरान किया जाता है। इसके अलावा जब बात की जाती है ढोल चोलम की, तो ढोल चोलम मणिपुर का महत्वपूर्ण नृत्य है जो होली के दौरान किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि केवल गरबा यानी गुजरात संबंधी जो युग्म है वही सही सुमेलित है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में 6ठी से 9वीं कक्षा के चयनित छात्रों को हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्ति देने की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा छात्रवृत्ति को सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा करवाया जाता है। आपको बताना है कि इन कथनों में से कितने गलत हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल 3 कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा योजना में 100% अनुदान किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकना और उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय विद्यालयों आदि में अध्ययन के लिए कक्षा 9 से 12 तक के चयनित विद्यार्थियों को हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। इसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा छात्रवृत्ति को सीधे छात्रों के बैंक खातों में भी जमा करवाया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला और दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन हमारा सही है और चूंकि हमसे गलत कथन की पहचान करने को कहा गया है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त एक आर्थिक संकेतक है।
पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है। यदि पिछले महीने का पीएमआई चालू माह के पीएमआई से अधिक है तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक सर्वेक्षण आधारित उपाय है जो उत्तरदाताओं से पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चरों के बारे में, उनकी धारणा में बदलाव के बारे में पूछताछ करता है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसका उद्देश्य कंपनी के नीति निर्माताओं आदि को भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है। यह पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या को दर्शाता है। इसमें 50 से ऊपर का मतलब है विस्तार, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है। साथ ही यदि पिछले महीने का पीएमआई चालू माह के पीएमआई से अधिक है तो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है और इसे जारी किया जाता है IHS मार्केट के द्वारा, जो S&P ग्लोबल कंपनी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, हालांकि पहला कथन हमारा सही नहीं है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो कथन। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में जारी किए गए सितंबर माह के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने विनिर्माण विस्तार की गति में गिरावट का संकेत किया है, जो काफी चिंता का विषय कहा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में समाचारों में रहा तुर्तुक कहाँ स्थित है? वेस्ट बैंक क्षेत्र, डोनेस्क बेसिन, गोलन हाइट्स की नुब्रा घाटी। तुर्तुक के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में काराकोरम रेंज और हिमालय पर्वत के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। यह लेह जिले की नुब्रा तहसील में श्योक नदी के तट पर अवस्थित है। भौगोलिक रूप से यह गांव बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जो कि भारत के हिस्से तुर्तुक ब्लॉक के 5 गांवों को छोड़कर पाकिस्तानी प्रशासन के अधीन है। यह गांव भारत में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां बाल्टी लोगों को निवासित होता देखा जा सकता है। तुर्तुक अपने फलों की किस्मों, विशेष रूप से खुबानी के लिए जाना जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के तुर्तुक के लोगों का स्वच्छ भारत के प्रति उनकी जिजीविषा और दूरदर्शिता के लिए अभिवादन किया है। इससे तुर्तुक क्षेत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारकों का योगदान है? भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेश स्थित भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और तीन, केवल दो, केवल 1, 2 और 3। जब हम बात करते हैं मुद्रा संकट की, तो मुद्रा संकट के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि मुद्रा संकट के तहत मुद्रा के मूल्य में अचानक नकारात्मक गिरावट को देखा जा सकता है। इसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सरकार और केंद्रीय बैंकों के द्वारा इसकी गिरावट को रोकने के लिए प्रयासों को किया जाता है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार की आपूर्ति को बढ़ाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके भीतर यह उपाय किए जा सकते हैं कि या तो हम निवेश में वृद्धि का सहारा लें, जो कि FDI, FII के माध्यम से हो सकता है, या फिर इसमें भारत की IT कंपनियों आदि के माध्यम से भी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि तब भी हो सकती है जब भारत से रहने वाले भारतीय रेमिटेंस के रूप में पैसा भारत में भेजें। हालांकि सरकार के द्वारा ज्यादा खर्च करने से विदेशी मुद्रा भारत में आएगी ही, इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
अपितु अधिक सरकारी खर्च से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यानी जब बात की जाएगी मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने की, तो इसमें आईटी सेक्टर की भूमिका हो सकती है, साथ ही भारतीयों के भेजे गए धन की भी भूमिका हो सकती है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक और 3। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के एक बैंक क्रेडिट स्विस के संकट में आने के चलते क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप शब्दावली चर्चा में आ गई है। जब हम बात करते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप शब्दावली की, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो एक निवेशक को किसी अन्य निवेशक के साथ अपने क्रेडिट जोखिम को स्वैप करने यानी अदला बदली करने या ऑफसेट करने की अनुमति देता है। इसमें डिफॉल्ट के जोखिम को स्वैप करने के लिए ऋणदाता किसी अन्य निवेशक से एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदता है, जो उधारकर्ता के चूक होने पर उन्हें प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकांश क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अनुबंध बीमा पॉलिसी पर देय नियमित प्रीमियम के समान चल रहे प्रीमियम भुगतान के माध्यम से इसे बनाए रखा जाता है। एक ऋणदाता जो ऋण पर चूक करने वाले उधारकर्ता के बारे में चिंतित है, अक्सर उस जोखिम को ऑफसेट या स्वैप करने के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का उपयोग करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा अनुबंध है जो निश्चित आय उत्पादों जैसे कि बॉन्ड आदि के क्रेडिट एक्सपोजर को स्थानांतरित कर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी किसी निवेशक को $100 के अंकित मूल्य और 10 साल की परिपक्वता के साथ एक बॉन्ड को बेचती है। इसमें कंपनी 10 साल की अवधि के अंत में बॉन्ड के पूरे जीवन में नियमित ब्याज भुगतान के साथ $100 का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो सकती है। हालांकि चूंकि बॉन्ड जारीकर्ता कंपनी यह गारंटी नहीं दे सकती है कि वह प्रीमियम चुकाने में सक्षम होगी ही, इसलिए यह निवेशक जोखिम लेता है। इस स्थिति में बॉन्ड खरीदार किसी अन्य निवेशक को बॉन्ड जोखिम हस्तांतरित करने के लिए एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद सकता है, जो बॉन्ड जारीकर्ता द्वारा अपने दायित्व में चूक करने की स्थिति में बॉन्ड खरीदार को भुगतान करने के लिए सहमत होता है। आपको ध्यान रखना है कि ऋण प्रतिभूतियों में अक्सर परिपक्वता की लंबी शर्तें होती हैं, जिससे निवेशकों के लिए निवेश जोखिम का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। जैसे कि एक बॉन्ड में 30 साल की शर्तें हो सकती हैं और ये बताने का कोई तरीका नहीं होता है कि उधारकर्ता इतने लंबे समय तक भुगतान करना जारी रख पाएगा अथवा नहीं। इसीलिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन का एक लोकप्रिय तरीका है। इसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदार बॉन्ड की परिपक्वता अवधि तक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विक्रेता को भुगतान करता है। बदले में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विक्रेता इस बात से सहमत होता है कि वह क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदार को बॉन्ड के मूल्य के साथ साथ उन सभी ब्याज भुगतानों का भुगतान करेगा जो उस समय और परिपक्वता तिथि के बीच भुगतान किए गए होंगे, यदि कोई अवांछित घटना घटित होती है। इस प्रकार से इसे जोखिम प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में माना जाता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।